हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करें सेक्शन 36 और सेक्शन 36 में दिया हुआ है जनरल डिडक्शंस। मतलब पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग सर्टेन डिडक्शन से कुछ डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए थे? 6। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, आपको पता है कि जो पेंशन स्कीम है दैट इज एनपीएस, याद आया? जो हमने 80 CCD में भी पढ़ा था, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड होती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉइज है वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉइज लोग कंट्रीब्यूट करता है, ये एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है, जो मैंने तुम्हें 80 CCD में पढ़ाया था, वो एक बार रिकॉल कर देता हूँ। वो मैंने बताया था एम्प्लॉय के एंगल से। किसके एंगल से? यहाँ पे किसके एंगल से बात कर रहा हूँ? एम्प्लॉयर। या ये चैप्टर का नाम क्या है? पीजीबीपी। किसके लिए बात होगी? धंधे वाले के लिए बात होगी ना, जिसका धंधा है, बिजनेस है। तो किसके एंगल से बात करोगे आप? एम्प्लॉयर के एंगल से। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर है, कोई भी एम्प्लॉयर है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए क्या किया? एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ये अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा वही नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। और एम्प्लॉय भी क्या करता है? नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। आपने जो अब तक पढ़ा था वो किसके एंगल से बात की थी? एम्प्लॉय के एंगल से बात की थी कि एम्प्लॉय के द्वारा जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है उसका 80 CCD, याद आया? 80 CCD सब्जेक्शन 1 में डिडक्शन मिल जाएगा, और जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80 CCD सब्सेक्शन 2 में। लेकिन एक बार पहले सैलरी के अंदर अमाउंट ऐड किया जाए। वहां पे हमने किसके एंगल से बात की? एम्प्लॉय के एंगल से बात की। किसके एंगल से बात की? आज मैं जो बात कर रहा हूं किसके एंगल से बात कर रहा हूं? एम्प्लॉयर के एंगल से। भैया सिंपल लेमैन की तरह समझो। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय के लिए जो भी हो, लेबर लॉज है ना, लेबर लॉज, ये लेबर लॉ के तो पार्ट हो गया सॉर्ट ऑफ। तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर यदि आपने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉयर के लिए क्या है? इनकम, खर्चा। डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम? आपको जब भी पीजीबीपी वाले चैप्टर के अंदर बात करनी है तो आपको बिजनेस के पॉइंट से एंगल से बात करनी है, और बिजनेस के लिए और बिजनेस के अंदर आपको एम्प्लॉय के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा, तभी एम्प्लॉय क्या करेगा? रिटर्न करेगा। आप एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी दे दो, काम नहीं चलता। एम्प्लॉय को सैलरी के साथ क्या चाहिए? सारे बेनिफिट चाहिए। तभी तो एम्प्लॉय क्या करेगा? बिजनेस के अंदर रुकेगा, और बिजनेस के अंदर रुकेगा तभी तो बिजनेस की क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एम्प्लॉय रहेंगे तभी होगा। तो एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो एम्प्लॉय के ऊपर जो किया गया खर्चा है वो बिजनेस के खर्चे ही तो है, और क्या है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रॉम द एंगल ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो भी एनपीएस के अंदर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, डिडक्शन मिल जाएगा। किसको मिलेगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर को मिलेगा। सेक्शन 43B, ये बहुत जगह जगह बीच बीच में आया है कंसेप्ट। कल भी मैंने बताया था 43B क्या कहता है, किसी को याद है? पेमेंट हो जाना चाहिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक क्या पेमेंट हो जाना चाहिए, तो देन आपको डिडक्शन करंट ईयर में ही मिल जाएगा। यदि पेमेंट नहीं हुआ तो अभी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जब पेमेंट होगा तब उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। तो एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? जितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया, और सैलरी का 14%। कितना परसेंट? सैलरी का 14%, और अमाउंट एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर। इतना डिडक्शन किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को मिलेगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इसके अलावा एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है? अभी मैंने बातों में बोला था लेबर लॉज।
तो आपके लेवल ओ के अंदर प्रोविडेंट फंड और ये सब कुछ दे रखे होंगे, ईएसआई, इसमें शायद अमेंडमेंट भी नहीं आया, आया है क्या? हाँ, लेकिन फिर भी होगा तो वही। ईएसआई क्या होता है? इंश्योरेंस के रिगार्डिंग होता है। तो ऑब्वियसली ईएसआई के अंदर एम्प्लॉय भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, और एम्प्लॉयर को भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है। तो एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय के ईएसआई के लिए, मतलब फायदा किसका? एम्प्लॉय का है। तो एम्प्लॉय के ईएसआई फंड में, प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर के एंगल से देखोगे तो क्या है? बिजनेस खर्चे, बिजनेस एक्सपेंसेस, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? कौन सा पॉइंट हो गया ये? अभी ऊपर वाला कौन सा पॉइंट था अपना? ये कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयर, ठीक है ना? ये हो गया प्रोविडेंट फंड सॉर्ट ऑफ मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एन्युएशन फंड हो गया, ईएसआई हो गया, डॉट 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 डॉट। इन फंड के अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अपन ने बात कर रखी है। एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है क्या? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे देता है, कैसे? सैलरी कटवा के। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी होती है 15,000 की, तो 3,000 का पीएफ का अमाउंट कट जाता है, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के थ्रू जमा कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर को 2 अमाउंट जमा करानी होती है। कौन कौन से 2? एक तो एम्प्लॉयर का खुद का, और एक एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय की सैलरी आपने काटी। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सबको ऑलरेडी पता है। जो मैंने अभी बताया कि जो भी फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर की सैलरी डिडक्ट कर ली, और ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा? प्रोविडेंट फंड में जमा कराना पड़ेगा। और ये अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं कराया तो क्या होगा? उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज अ पॉइंट नंबर 8। any amount received by the employer from the employee in the way of सैलरी काट के। तो सैलरी काट दी, इसका मतलब एक तरीके से वो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉई एज ए कंट्रीब्यूशन, क्या अमाउंट कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करना है आपको? प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड या ईएसआई एक्सेट्रा, इज डीम्ड टू बी PGBP if the amount is not deposited in the respective fund up to the due date of the such fund। यहाँ पे आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पे आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही है, मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका रिडक्शन तो मिल जाएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पार्ट का क्या करता है? सैलरी काट लेता है और फंड के अंदर जमा कराना होता है, लेकिन नालायक फंड के अंदर अमाउंट जमा नहीं कराता। और यदि फंड के अंदर यदि आपने अमाउंट जमा नहीं कराया, कौन सी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट नहीं, फंड में जो भी डेट दे रखी होगी, जो आपने फंड पढ़ रखे होंगे, तो जो भी प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, जो भी डेट दे रखी है कि इस डेट तक वो अमाउंट आपका जमा हो जाना चाहिए, तो उस डेट तक यदि आपने अमाउंट जमा नहीं कराया एम्प्लॉयर ने, तो जितना सैलरी आपने काटा है वो आपकी क्या मानी जाएगी? पीजीबीपी इनकम। अभी भी समझ नहीं आया? जैसे एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉई है फॉर एग्जांपल, उसका नाम है ए। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉई की सैलरी 15,000 की डिडक्ट कर ली। किस बात की? पीएफ के नाम से। किसके नाम से? एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड के नाम से आपने 15,000 की सैलरी डिडक्ट कर ली। ये अमाउंट एवरी मंथ आपको क्या करना होता है? डिडक्ट करना होता है। और नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक जो भी डेट है, ये आपको टैक्स में याद नहीं हो तो भी चलेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी आपने फंड के नाम से अमाउंट काटा, तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? उस फंड के अंदर जो भी ड्यू डेट होगी एम्प्लॉयर को जमा कराना होता है। और यदि एम्प्लॉयर ने जमा नहीं कराया, तो ये एम्प्लॉयर की क्या मानी जाएगी? पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी।
ये पॉइंट एक्सपेंसेस का नहीं है, ये पॉइंट आपका इनकम का है, थोड़ा सा अलग है। समझ में आ गई बात? अरे यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक एम्प्लॉयर जो अपना खुद का अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई की सैलरी डिडक्ट करके उससे अमाउंट रिसीव करके प्रोविडेंट फंड में जमा कराना होता है, और प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की जो भी ड्यू डेट है तब तक वो अमाउंट जमा कराना होता है, और यदि अमाउंट आपने ड्यू डेट तक नहीं जमा कराया तो वो अमाउंट आपका पीसीबीपी की इनकम माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव, वापस से पढ़ेंगे एवरीवन, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉई as a contribution to provident fund, superannuation fund, ESI ... it will be deemed to be the PCBP income of the employer if the amount is not deposited in the respective fund. ESI का ESI में जमा कराना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड का प्रोविडेंट फंड में जमा कराना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ द सच फंड। यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि प्रोविडेंट फंड का ड्यू डेट आपका 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि अपने को इन सब चीजों में फोकस नहीं करना, मेनली टैक्स में फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि उस पर्टिकुलर फंड की ड्यू डेट क्या हो। सर मैं बाद में जमा करा दूं तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि अमाउंट आपने बाद में भी जमा करा दिया तो इसका बेनिफिट कभी भी एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, पीजीबीपी इनकम बन गई। इसका मतलब एम्प्लॉयर के लिए अलर्ट है, इसका मतलब एम्प्लॉयर के लिए अलर्ट है कि यदि आप एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट कर लेते हो, वो अमाउंट आप रिसीव कर लेते हो, भैया उस अमाउंट को क्या करो, इमीडिएटली ड्यू डेट तक जमा कराना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, बिना मतलब कि आपकी इनकम मान ली जाएगी, फ्यूचर में जब भी आप जमा कराओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो नुकसान है। दिस इज द अलर्ट फॉर एम्प्लॉयर कि भैया टाइमली काम करो। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? कितने पॉइंट हो गए अपने? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 इज द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो अमाउंट आपका डूब जाता है अकाउंट्स के अंदर, शायद आपने पढ़ा होगा, एक होता है बैड डेब्ट्स जो डूब गया पैसा, मतलब आप डेटर से पैसा मांगते हो, डेटर बोलता है नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, तो जितना पैसा डूब गया वो हो गया बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के साथ एक और वर्ड आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। आपने अकाउंट्स में दो टर्म्स पढ़े होंगे जो सारे बच्चों को मुझे पता है ध्यान होगा। वन इज अ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट मतलब एक्चुअली डूब गया, और प्रोविजन का मतलब ये है कि लगता है कि डूब जाएगा, डूबा नहीं। याद रखना, इनकम टैक्स बोलता है बैड डेब्ट्स का डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोविजन का नहीं मिलेगा, वरना प्रोविजन का मिलने लग गया तो हर इंसान क्या करेगा, पूरा ही प्रोविजन बना लो। प्रोविजन नहीं, प्रोविजन क्या बोलता है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, हुआ नहीं है, जब होगा तब डिडक्शन मिल जाएगा, जब पैसा डूबेगा तब डिडक्शन मिल जाएगा। आपको संभावना है, आपको लगता है, लगने के आधार पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे अपन बैड डेब्ट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वन इज एक्चुअली बैड डेब्ट, सेकंड इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। याद रखना, प्रोविजन वर्ड करके इनकम टैक्स में बिल्कुल एलर्जी है, कभी डिडक्शन नहीं मिलता। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का डिडक्शन नहीं मिलता। ये जो बैंक और एफआईज होते हैं जिनका काम ही क्या होता है लोन देना, उनकी बात अलग होती है। डिटेल में यदि आप जानना चाहो, जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं, नॉर्मली जो कपड़े का बिजनेस करते हैं, जूते का बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का क्रेडिट देना होता है और फ्यूचर के अमाउंट रिसीव होती है। तो आपको लगता है कि 10% डूब जाएगा, 1% डूब जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब एक्चुअली बैड डेब्ट हो जाएगा, जब पैसा डूब गया है रियल में, तब आपको क्या होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें भी दो बातें, क्या ये बैड डेब्ट सेल्स के रिगार्डिंग है या लोन के रिगार्डिंग है? यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेल्स के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कपड़े का बिजनेस है, मेरा जूते का बिजनेस है, मेरा कोई और बिजनेस है, तो हमने क्या किया, माल बेचा, माल बेचा तो आपने उसको एक बार इनकम दिखा दिया, माल बेचा तो आपने उसको इनकम दिखा दिया, माल बेचा तो आपने एक बार उसको इनकम दिखा दिया, और बाद में वो पैसा रिसीव नहीं हुआ तो वो आपका क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे आज मैंने माल बेचा 50 लाख का, तो 50 लाख का सेल्स क्या होता है, इनकम ही तो होता है।
तो आपने 50 लाख की इनकम दिखाई और बाद में आपको लगा कि वो बंदा 3 लाख का पैसा खा गया, पैसा कितना रिसीव हुआ 47, तो आप क्या करते हो, सेल्स को एक बार इनकम दिखाते हो और जो 3 लाख रुपए का आपका एक्चुअली बैड डेब्ट हो जाता है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि तो आपकी रियल इनकम कितनी है 47। ये लॉजिक है। तो ये सिर्फ सेल्स के रिगार्डिंग होता है। किसके रिगार्डिंग होता है, यदि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस क्या है कपड़ों का, मेरा बिजनेस क्या है जूतों का, मेरा बिजनेस क्या है डॉट 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 डॉट, तो आप माल बेचते हो, आपको पेमेंट रिसीव करना होगा, सेल्स के रिगार्डिंग जो भी आपका बैड डेब्ट से डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आपने क्या कर रखा है, किसी को लोन भी दे रखा है, क्या दे रखा है, और लोन पर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, लोन डूब गया, नॉट अलाउड, जनरली नॉट अलाउड। लोन के रिगार्डिंग यदि आपका कोई भी पैसा डूबता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा भैया, उनको मिलेगा जिनका काम यही है, वो बात अलग है। किनका काम होता है, बैंक, एफआईज, एनबीएफसी, उनकी बात अलग है। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि जो भी बैड डेब्ट है यदि सेल्स के रिगार्डिंग है, जो भी बैड डेब्ट है सेल्स के रिगार्डिंग ये डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कौन से वाले, एक्चुअल बैड डेब्ट, इधर बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन। ये कैसे माने जाएंगे कि बैड डेब्ट्स हो गए, आपने अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स लिख दिया, ये कैसे माने जाएंगे, आपका बैड डेब्ट्स हो गया, कैसे पता चलेगा, अकाउंट से पता चलेगा। तो जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आप अकाउंट्स के अंदर बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ कर देते हो, उस ईयर के अंदर आपको क्या होगा, इनकम टैक्स में भी बैड डेब्ट्स का रिडक्शन मिल जाएगा। नो नीड टू प्रूव दैट द डेब्ट्स हैव बिकम बैड। ये आप प्रूव भी कैसे करोगे, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट आपने अकाउंट्स के अंदर क्या किया, बैड डेब्ट्स लिख दिया है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका डूब गया, आपको इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगा, जितना बैड डेब्ट्स आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। मींस आपने अकाउंट्स के अंदर क्या किया, प्रोविजन नहीं, अकाउंट्स में भी दो वर्ड होते हैं, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो मैं बात कर रहा हूं जितना आपने अकाउंट्स के अंदर बैड डेब्ट्स लिख दिया उतना इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, सेम प्रीवियस ईयर में। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि बैड डेब्ट्स हुआ। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? वेरी इंटरेस्टिंग। जिस बंदा जो पैसा खा गया था, जो दे नहीं रहा था, उसकी अंतरात्मा जागृत हुई, सपने में उसकी वाइट आत्मा आई और बोलती है, बच्चा क्या कर रहा है तू, खालियात आया था, खालियात जाएगा, क्यों खाता है किसी का पैसा, सब कर्मों की माया है। तो नेक्स्ट डे सुबह उठा, बोला नहीं 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 नहीं, जितना पैसा मैंने लोगों का खाया सबको दे दिया, तो आपके बैड डेब्ट्स की रिकवरी होगी। नहीं वो कहानी बताइए, कोई भी रीजन हो सकता है कि उसने अपने कोई एजेंट रखे हुए हो, गुंडे पाले हुए हो, या किसी और तरीके से उसकी बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई। पहले आपको लगा कि पैसा दे ही नहीं रहा और वो दे भी नहीं रहा था, बाद में क्या हुआ, कोई कनेक्शन निकल गया, कोई कनेक्शन निकल गया, किसी के थ्रू अपन ने बात करा दी, कोई बंदा कांटेक्ट में आ गया, कोई कनेक्ट हो गया, तो उससे पैसा अपना रिकवर हो गया। तो यदि फ्यूचर के अंदर यदि आपका बैड डेब्ट्स यदि रिकवरी होती है, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। बैड डेब्ट्स को आपने क्या किया था बेटा, इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस में दिखाया था, तो बैड डेब्ट से आपके खर्चे बढ़े, आपका प्रॉफिट कम हुआ, और यदि बैड डेब्ट्स की रिकवरी हुई तो रिकवरी को आप क्या करोगे बेटा, माइनस या प्लस, कौन बोला माइनस, बैड डेब्ट्स को क्या किया था, प्लस किया था। बैड डेब्ट्स को क्या किया था बेटा, बैड डेब्ट्स क्या होता है, खर्चा माइनस एक्सपेंसेस। तो यदि बैड डेब्ट्स यदि आपके एक्सपेंसेस है और बैड डेब्ट्स की रिकवरी क्या होगी, पैसा आया, और पैसा आने को क्या माइनस करते, इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर अपने हिसाब से देखेगा कि आपने अकाउंट्स में क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी होगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब असेसिंग ऑफिसर हैज अ पावर टू डिसअलाउ एनी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर है फिर पूरा।
पता है ऐसा होता है कि बहुत बड़ा आपने सेल्स कर दी तो अपने जनरली लगता है कि 10% बेड डेब्ट्स होगा तो आपने 10% बेड डेब्ट्स कर दिया, और ये अपना पुराना रिकॉर्ड भी है कि 10% डूबता ही डूबता है, प्रोविजन नहीं है, बेड डेब्ट्स हो गया मतलब मिलेगा ही नहीं अपने को, तो ये अपने को लगता है। तो इतना और मना भी कर दिया सामने वाले ने कि पैसा नहीं देगा, तो ये सामने वाला बोलता है कि इतना पैसा नहीं देगा, एक बार उसने डिनाई भी कर दिया था तो आपने उसको बेड डेब्ट्स के रूप में लिख दिया, तो बेड डेब्ट्स के रूप में आपने लिखा तो उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। और फ्यूचर में यदि उसकी रिकवरी हो जाती है, क्या हो जाती है, तो वो आपकी इनकम के अंदर माना जाएगा, वो आपके पीजीबीपी इनकम माना जाएगा जिस ईयर के अंदर रिकवरी होगी। अब चाहे आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस ईयर में बेड डेब्ट्स की रिकवरी होगी। फॉर एग्जांपल 4 साल पहले आपने बेड डेब्ट्स किया, मतलब 4 साल पहले आपका बेड डेब्ट्स अकाउंट्स में आया था इनकम टैक्स में, तो उस समय तो आपने एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया, और बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में बेड डेब्ट्स की रिकवरी होगी। तो जिस ईयर में बेड डेब्ट्स की रिकवरी होगी, जिस भी ईयर में, चाहे 2 साल बाद या 20 साल बाद, तो जिस भी प्रीवियस ईयर में बेड डेब्ट्स की रिकवरी होगी उस ईयर के अंदर ये बेड डेब्ट जितना भी रिकवर्ड होगा उतना वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि हो सकता है जिस ईयर में आपने बेड डेब्ट्स लिखे हो उस ईयर के अंदर डिडक्शन मिला हो या नहीं मिला हो। वेयर डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेड डेब्ट्स, मतलब आपने जितना भी बेड डेब्ट्स लिखा उसका डिडक्शन यदि आपको मिल गया तो देन जब भी रिकवरी होगी तो पूरी की पूरी रिकवरी क्या होगी, पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। चाहे उस प्रीवियस ईयर के अंदर आपका बिजनेस और प्रोफेशन एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस भी प्रीवियस ईयर के अंदर बेड डेब्ट्स की रिकवरी होगी उस प्रीवियस ईयर में बेड डेब्ट्स जितना भी रिकवर्ड होगा टैक्सेबल होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रीवियस ईयर है, क्या बेटा, कोई भी अपना प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के अंदर दैट इज 22-23, तो प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर आपने बेड डेब्ट्स क्लेम किया 100 रुपया। तो 3 बातें, कितनी बातें, तो पहले 2 करते हैं फिर बाद में उसको डिवाइड करेंगे फर्दर, केस 1 और केस 2। केस 1 सिंपल लिया मैंने, आपने 100 रुपए का बेड डेब्ट्स क्लेम किया, 100 रुपए का बेड डेब्ट्स का आपको डिडक्शन अलाउड हो गया। अब जितना भी अमाउंट रिकवर्ड होगा, जितना भी अमाउंट रिकवर्ड होगा, चाहे 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए, तो वॉट एवर अमाउंट रिकवर्ड विल बी टैक्सेबल, क्योंकि डिडक्शन आपको पूरा मिल गया था। मतलब आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में, क्या बेटा, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर आपने बेड डेब्ट्स क्लेम किया 100 रुपए का पूरा डिडक्शन आपको पीजीबीपी के अंदर मिल गया। और यदि पूरा डिडक्शन यदि आपको मिल गया तो जब भी अमाउंट रिकवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट रिकवर्ड हुआ प्रीवियस ईयर 25-26 में, चाहे रिकवरी कितनी भी हो, एनी रिकवरी मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, कितना भी रिकॉर्ड, तो जितना भी अमाउंट रिकवर्ड होगा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जिस प्रीवियस ईयर के अंदर ये अमाउंट रिकवर्ड हुआ है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बनाते हैं। यदि 100 रुपए का आपने बेड डेब्ट क्लेम किया 22 और 23 में, 100 रुपए का आपने 22-23 के अंदर बेड डेब्ट क्लेम किया, और 22 और 23 में, प्रीवियस ईयर 22 और 23 में क्या हुआ, डिडक्शन मिला 60 रुपए का और डिसअलाउड कर दिया 40 रुपए का। डिसअलाउड मतलब डिपार्टमेंट ने डिडक्शन देने से मना कर दिया, मतलब 100 रुपए का आपने बेड डेब्ट क्लेम किया था लेकिन पीजीबीपी कैलकुलेट करते टाइम ओनली 60 रुपए का ही एक्सपेंसेस माना गया, 40 को डिसअलाउड कर दिया गया। डिसअलाउड कर दिया गया मतलब उसका डिडक्शन नहीं दिया गया। अब फ्यूचर के अंदर ये अमाउंट जब भी रिकवर्ड होगा तो लॉजिक ये कहता है कि अमाउंट कौन सा रिकवर्ड माना जाएगा, अलाउड वाला है डिसअलाउड वाला, अलाउड वाला है डिसअलाउड वाला। आप तो और किसके फेवर में बात करनी चाहिए आपको, एसएसडी के फेवर, किसके फेवर में, यदि अलाउड वाला होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो एसएसडी क्या बोलेगा, भैया 100 रुपए का बेड डेब्ट क्लेम किया था ना मैंने, आपने मुझे कितना, क्योंकि आपको उस समय ही लग रहा था कि 40 रुपए आ जाएगा, सिर्फ 60 रुपए डूबेगा, और फ्यूचर में मेरा 50 रुपए की रिकवरी आई तो मैं क्या मानूंगा, 50 रुपए की जो रिकवरी आई तो 40 तो वो है जो आपने मुझे डिसअलाउड कर दिया था और 10 वो है जो आपने मुझे अलाउड कर दिया था। तो पहले अपन कौन सा वाला मानेंगे, डिसअलाउड वाला। तो इससे फायदा क्या होगा, सिर्फ 10 रुपीज ही टैक्सेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, गुड मॉर्निंग, समझ में आई बात।
सिंपल है, पहले वाले केस में तो कुछ भी नहीं है, पहले वाले केस में तो नो इफ एंड बट, क्योंकि आपने 100 रुपए बैड डेब्ट्स क्लेम किया, 100 रुपए का डिडक्शन मिला, तो जब भी फ्यूचर के अंदर जितना भी अमाउंट रिसीव होगा, फ्यूचर में जितना भी अमाउंट रिसीव होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात आती है केस नंबर 2, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपने प्रीवियस ईयर 22 और 23 में बैड डेब्ट्स का क्लेम किया 100 रुपया का, कितना 100 रुपए का आपने बैड डेब्ट्स क्लेम किया। डिपार्टमेंट क्या बोलता है, चल झूठे, ये 100 रुपए नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं मानता, डिपार्टमेंट बोलता है कि 60 रुपए का डिडक्शन दे देंगे, 40 रुपए का डिडक्शन नहीं देंगे। तो भैया जब बैड डेब्ट्स रिकवरी होगी 50 रुपए की, तो मैं मानूंगा ना कि 40 रुपए वही वाला है जो आपने डिसअलाउड किया था ना उस समय भी, यस और नो। तो जो 10 रुपए वो उसके अगेंस्ट में जो आपने डिडक्शन के रूप में दे दिया था, तो दो 10 रुपए वही आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कुछ रीजन समझ में आया कि नहीं आया? मेरा सिंपल लैंग्वेज में आप ये माइंड में सेट कर सकते हो क्या, ये सेट कर सकते हो कि जब भी अमाउंट की बैड डेब्ट्स की रिकवरी होगी, जब भी बैड डेब्ट्स अमाउंट की रिकवरी होगी, पहले माना जाएगा कि वो डिसअलाउड का पार्ट है, बाद में माना जाएगा कि वो अलाउड के अगेंस्ट मिला है, और जितना अलाउड के अगेंस्ट मिला है वही बैड डेब्ट्स रिकवरी टैक्सेबल। चलो क्या बोला मैंने, वही बैड डेब्ट्स रिकवरी टैक्सेबल होगी जो किसके अगेंस्ट है, जितना अलाउड एज डिडक्शन था उसके अगेंस्ट जो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है। मेरा बात समझ में आई? केस नंबर 2 का 1 था और 2 का 2, रिकवरी 30 की हुई, रिकवरी कितनी हुई बेटा, रिकवरी कितनी हुई, रिकवरी कितनी हुई, जबकि डिसअलाउड कितना किया था? मतलब आपको लगता था, क्या लगता था, क्या लगता था डिपार्टमेंट को कि 40 डूब जाएगा, ये डूबा कितना? तो मेरा उसने डिडक्शन कम दिया था, ज्यादा दिया था अपने? टोटल 100 रुपए बैड डेब्ट्स है ना, आपने टोटल 100 रुपए का बैड डेब्ट्स क्लेम किया, यस और नो? डिपार्टमेंट कहता है कि जो 60 है उसका डिडक्शन दे दिया और 40 का डिडक्शन नहीं दिया। यदि 40 का 40 रिकवर्ड हो जाता, जो डिडक्शन नहीं दिया, 40 डिडक्शन नहीं दिया, और ये 40 के अगेंस्ट यदि 40 का रिकवर्ड हो जाता तो क्या होता, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये मान रही थी कि 40 का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ फ्यूचर में, वो कितना रिकवर्ड हुआ, 30 रिकवर्ड हुआ, कम या ज्यादा? कितना रिकवर्ड होना चाहिए था? 40 का रिकवर्ड होना चाहिए था, ऐसा गवर्नमेंट मानती थी, जबकि रिकवर्ड कितना हुआ, 30 का। तो 10 रुपीज का डिडक्शन अब और दे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, पता नहीं कैसे टाइपिंग के अंदर, तो डिडक्शन 10 रुपीज का और दे दिया जाएगा, ये करेक्ट कर लेना सब एक बार जल्दी से। इतना डिटेल में आएगा नहीं, ये मैंने बता दिया। आप ओनली इतना ऊपरी ऊपरी भी पढ़ सकते हो कि जिस भी प्रीवियस ईयर के अंदर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा, जिस भी प्रीवियस ईयर के अंदर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होगा, उस प्रीवियस ईयर के अंदर बैड डेब्ट्स रिकवरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कोई डाउट टू एनीवन? कितने पॉइंट हो गए? एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ये कंपनी नहीं नहीं नहीं, ये बाकी को नहीं मिलेगा, ओनली कंपनी को मिलेगा। जब चिन्मय ट्यूटोरियल से अपने एम्प्लॉइज को बोले हम दो, हमारे दो, और वो फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए मैं खर्चा करूं, तो उनके लिए नहीं, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के फॉर्म में बिजनेस कर रहा हूं। तो यदि आप इंडिविजुअल के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कर रहे हो, तब नहीं।
ये सिर्फ उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो कंपनी चलाते हैं। किनके लिए? कंपनी वालों के लिए ही, जो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं। तो यदि आप कंपनी फॉर्म में एरिया बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने एम्प्लॉइज के अंदर फैमिली प्लानिंग लानी पड़ेगी। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे दो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉइज के बीच में यदि आप कोई भी खर्चे करते हो, जो भी आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो, उन एक्सपेंसेस का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये डिडक्शन एक साथ नहीं मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगा यदि वो कैपिटल नेचर का है तो, और रिवेन्यू नेचर का है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। आई रिपीट, पहली कंडीशन तो ये याद रखनी है कि एम्प्लॉयर कौन होगा यहाँ पे? कंपनी, नॉट इंडिविजुअल, नॉट एचयूएफ, नॉट पार्टनरशिप फर्म, नॉट एलएलपी, नॉट एनी अदर एसोसिएशन। यदि कंपनी एम्प्लॉइज के बीच में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, यदि कोई भी कंपनी एम्प्लॉइज के बीच में क्या फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है, ये एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। यदि रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है 100% डिडक्शन क्लेम कर लो। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है तो देन आपको 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 11। हमें कोई डाउट? पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? दैट इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर आपने तो बताया था नहीं मिलता, मैंने कहीं बताया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? ये लाइन मैंने कहीं ना कहीं लिखवाई थी मैंने, मुझे ऐसा याद है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ, क्या बोला? बिल्कुल सही। ये अपने कैपिटल गेन में पढ़ा था, क्योंकि कैपिटल गेन में शेयर्स क्या होते हैं? आपके एसेट। आप जैसे मैं चिन्मय जैन हूं, मैंने बहुत सारे कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, तो मैं कौन हूं? मैं इन्वेस्टर हूं। तो यदि मैं शेयर्स बेचूंगा तो मेरा जो भी इनकम होगा वो कैपिटल गेन का पार्ट होगा। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे किया जाता है उसका डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेडर भी होते हैं। कौन होते हैं? ट्रेडर। और ट्रेडर के लिए शेयर्स क्या होते हैं? एसेट नहीं होते, उनके लिए माल होता है। उसको क्या बोलते हैं? माल को एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंटरी। तो जो भी शेयर्स या कमोडिटीज, कमोडिटीज भी समझ में आती है, तो शेयर्स या कमोडिटीज को स्टॉक इन ट्रेड में रखते हैं, और जो स्टॉक इन ट्रेड में उसकी ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, और जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाएगा उसका डिडक्शन मिलेगा। किनको मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा, ट्रेडर को मिलेगा। ये आया समझ में? गुड मॉर्निंग। वापस से बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे कंफ्यूजन वाला ये नहीं है। यदि आपने कोई भी शेयर्स परचेज किए और यदि आप इन्वेस्टर हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में याद रखना पड़ेगा कि कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यदि पे किया गया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, यदि आप ट्रेडर हो और ट्रेडर यदि शेयर्स को बेचेगा और खरीदेगा, खरीदेगा और बेचेगा, तो उसकी पीसीपीपी की इनकम का पार्ट है। तो वो जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है उसका डिडक्शन मिल जाता है। समझ में आ गई बात? किसको मिलेगा? पीसीपीपी वालों को मिलेगा, बिजनेस वालों को मिलेगा, जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। किनको मिलेगा? जो शेयर्स में क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? Section 36 completed. Now we come to the section 37. Now we come to the section 37. 37 is a general deduction. जनरल डिडक्शन का मतलब हुआ भैया बिजनेस, बिजनेस नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? सारे एक्सपेंसेस लिखना। क्या बोला मैंने? या इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अभी तक तो नॉर्मल एक्सपेंसेस ही नहीं आया जो बहुत सारी कंपनी करोड़ों खर्च करती है दाने दाने में, केसर का है दम, ठंडा मतलब कोका कोला, अभी तो इसका ही एग्जांपल नहीं आया। एडवर्टाइजमेंट, बड़ी बड़ी ब्रांड को देखो तो एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों पैसा खर्च करती है, अभी तो एडवर्टाइजमेंट ही नहीं लिखा। और उसके अलावा आप बिजनेस के अंदर देखोगे तो कितने सारे एक्सपेंसेस होते ही नहीं होते। हर बिजनेस यूनिक है, अपने अपने हिसाब से खर्चे करता है, तो भैया बिजनेस के लिए जो भी खर्चे करोगे डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमने जनरल बना दिया।
वह सारे एक्सपेंसेस का नाम नहीं ले सकते, जो हमें लगता था, जहां हमें जरूरी था वो हमने बता दिया, बाकी हमने एक कॉमन सेक्शन बना दिया 37। एक रूल बता देंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल नहीं, कैपिटल एक्सपेंसेस का रिडक्शन तभी मिलेगा जब हम बोलेंगे, तो बोल भी दिया हमने बहुत जगह। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस का रिडक्शन तभी मिलेगा जब हम बोलेंगे। तो हमने सेक्शन 37 बता दिया कि भैया अब हम और एक्सपेंसेस का नाम बता नहीं रहे, नहीं बता रहे, हम जनरल बात बताएंगे। क्या बताएंगे? बिजनेस के लिए क्या धंधा है भाई, धंधा है। तो यदि बिजनेस की इनकम को अर्न करने के लिए यदि आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया और वो एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, तो आपको जनरली डिडक्शन मिल जाएगा। नाम नहीं बताएंगे, नाम तुम देख लेना अपने धंधे में। समझ में आ गई बात? दिस इज 37। तो इसका मतलब ये कि कोई भी एक्सपेंसेस यदि नया नाम आता है तो आपको क्वेश्चन में यही ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस की इनकम को अर्न करने के लिए, क्या बेटा, बिजनेस की इनकम को अर्न करने के लिए यदि कोई भी एक्सपेंसेस किया जाता है, यदि वो रेवेन्यू नेचर का है तो डिडक्शन मिल जाएगा, और वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं। इनकम में भी लीगल इनलीगल, डिपार्टमेंट बड़ा चंटू है। इनकम में भी लीगल इनलीगल, लेकिन एक्सपेंसेस वही होने चाहिए जो लीगल हो। लाइक एक सबसे कॉमन ब्राइब, बहुत बार बिजनेस के अंदर होते हैं ना, कौन सा वाले बिजनेस, जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिनको गवर्नमेंट से टेंडर लेना होता है, क्या बेटा, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको गवर्नमेंट से टेंडर लेना है, तो गवर्नमेंट से टेंडर कैसे मिलेगा? तो सबको पता है। और ये क्या है, लीगल या इलीगल? डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो भैया टेंडर लाने के लिए आपने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, तो वो 1 करोड़ रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा भैया, वो इलीगल एक्सपेंसेस है। तो इलीगल नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी लीगली आप एक्सपेंसेस कर रहे हो रिवेन्यू नेचर के, तो डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन अदर देन 30 to 36, जो हमें लगते थे वो हमने बता दिया। तो सेक्शन 30 से लेके 36 के अलावा यदि कोई भी एक्सपेंसेस विल बी अलाउड एट डिडक्शन इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। 30 से लेके 36 में नहीं होगा, वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया। तो 30 से लेके 36 के अलावा जो भी आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं उनका आपको डिडक्शन मिल जाएगा यदि आपकी कंडीशन फुलफिल होगी। पहली कंडीशन, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू इन नेचर, एंड थर्ड लीगल। इलीगल नहीं होना चाहिए, लाइक हफ्ता वसूली, ब्राइब, सीक्रेट कमीशन, डॉट 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 डॉट। लाइक यदि आपने कोई भी एक्सपेंसेस किसी लॉ का वायलेशन किया, कुछ भी आपने इलीगल तरीके से काम किया, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ प्रोहिबिट करता है, तो वो सारे उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उन एक्सपेंसेस को आप क्या बोल सकते हो, इलीगल। इंपॉर्टेंट नोट, आपको पता होगा कंपनी को, कंपनी पढ़ी बेटा, कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ में प्रोविजन आता है CSR। जो भी कंपनीज होती है उन कंपनीज को CSR में अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, पढ़ा है? और ये CSR क्या बिजनेस का खर्चा है? नहीं, बिजनेस के लिए थोड़ी होता है, ये तो मजबूरी है, लो वालों ने आपके ऊपर मजबूरी डाल दी। कंपनी वाले बहुत पैसा छापते, तो भैया आपकी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जितना CSR करोगे बिजनेस इनकम बढ़ेगी। CSR इज नॉट कनेक्टेड इन एनी वे विद द बिजनेस, यस और नो? आपकी बिजनेस की ग्रोथ से क्या CSR कनेक्टेड होता है? एम्प्लॉय जरूर होता है, आप जितना ज्यादा एम्प्लॉय पे खर्चा करोगे इनडायरेक्टली फायदा है, क्योंकि एम्प्लॉय जितना अच्छा फील करता है, एम्प्लॉय जितना अच्छा फील करता है उतना ग्रोथ होती है। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि एम्प्लॉय को रोकना भी जरूरी है। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बिजनेस है, CSR इज नॉट एनी वे कनेक्टेड। आपने पार्क में कुछ काम कर दिया, आपने यहाँ पे लगा दिया वाटर कूलर लगा दिया, वाटर कूलर लगाने से आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो आपने सोसाइटी के लिए कर दिया, गरीब वहां से कोई गुजरेंगे तो पानी पीने को मिलेगा उनको, वहां पे पानी का कोई इंतजाम नहीं है। स्कूल्स के अंदर आपने क्या कर दिए, वो
वॉशरूम बना दिए, आपने बहुत बार स्कूल के अंदर देखे होंगे, कंपनी की तरफ से लगे बने हुए रहते हैं। तो ये सब क्या CSR का पार्ट है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी वालों को जो मैंडेटरी और कंपल्सरी जो CSR करना पड़ता है, जो आपने पढ़ रखा होगा, तो वो जो CSR का जितना भी आपने खर्चा किया है वो बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, इनकम टैक्स में उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? बाकी एक कुछ जनरल पॉइंट है, ये बार आप रीड कर लो। ये कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिए हुए हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर, सोवेनियर, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो भी उनकी पैम्पलेट्स है, न्यूज़पेपर्स है, उसके अंदर भी यदि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, देयर इज ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो डिडक्शन मिल जाएगा। गिफ्ट टू एम्प्लॉय देना ही पड़ता है, तो डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल होगा एक अलग बात है, 5000 रुपीज की लिमिट है सैलरी वाले चैप्टर के अंदर, याद आया? गिफ्ट भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, केस और काइंड। केस में तो 100% टैक्सेबल होता है, काइंड में वो तो 5000 रुपीज तक का इग्नोर कर देते हैं, याद आया? केस में तो पूरा, केस में 5000 की लिमिट है, काइंड में नहीं है, 50,000 है। काइंड में या केस में? जल्दी से नोट्स उठा के देखो फटाफट, एक बार देख लो। सैलरी वार चैप्टर ये किसी का नोट्स है तो जल्दी से देखो बेटा, देख लो ना। मैंने इसका लॉजिक भी दिया था, मैंने इसका लॉजिक भी दिया था बेटा, इधर इधर इधर। तो फिर मैं पता है क्या करूंगा, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी कम कर दूंगा और 4000 रुपए का हमेशा गिफ्ट दूंगा जिससे टैक्स नहीं लगे। तो इसे गिफ्ट यदि केस में दिया जाएगा तो 2 रुपए भी दोगे तो टैक्सेबल होगा। काइंड में मैंने बताया भी था, काइंड तो जरूरी है, दिवाली आ रही है, गिफ्ट तो दे दो, ऐसे ही गिफ्ट दे दो बर्थडे तो छोटा मोटा गिफ्ट दे रहा है तो भैया क्या एहसान कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो टैक्सेबल नहीं है। 5000 रुपीज तक का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, काइंड में दिया जा रहा है, उससे ऊपर दिया जा रहा है तो टैक्सेबल होगा। मिल गया सबको? मिला अभी तक भी? ऐसे लिंक कर करके पढ़ूंगी तो आपको ज्यादा रिटेंशन रहता है, इससे मैं बात जानबूझ के क्या करता हूँ, पुराना भी रिकॉल करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय के एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉय के एंगल से बात करता हूँ तो इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे किसके एंगल से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर यदि एम्प्लॉय को 5000 का गिफ्ट दे, 50,000 का दे या 2 करोड़ का दे, एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा ही है ना। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना भी गिफ्ट दे रहा है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिडक्शन के लिए मिल जाएगा। कस्टमर एक्सपेंसेस आपको पता है, दिवाली पे दिवाली धनतेरस होती ना, या छोटी दिवाली बड़ी दिवाली पे हम जनरली क्या करते हैं, पूजन करते हैं। न्यू ईयर पे कुछ लोग पूजन करते हैं, या रामनवमी के दिन आपने पूजन की हो, डिडक्शन मिल जाएगा। जनरली जो भी CN प्रैक्टिस होते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, CN प्रैक्टिस प्रोफेशन वाले, तो जो भी CN प्रैक्टिस है, जो भी CS इन प्रैक्टिस है, कौन बेटा? CS, ये जो भी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इनको क्या करना होता है, CPRs के लिए सेमिनार अटेंड करनी पड़ती है और अमाउंट पे करना पड़ता है, फ्री सेमिनार नहीं होती। तो डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि जब तक उनका क्रेडिट पूरा नहीं होगा, क्योंकि ICSI ने और CA ने उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ नंबर ऑफ आवर्स का रिक्वायरमेंट दे रखा है कि कम से कम इतने घंटे की आपको ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करनी पड़ेगी, CPRs पूरे करने पड़ेंगे। डिविडेंड कभी भी एक्सपेंसेस नहीं होता। डिविडेंड किसको पे किया जाता है बेटा? शेयर होल्डर को। वो हमेशा क्या माना जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड कभी भी एक्सपेंसेस नहीं है, नॉट एन एक्सपेंसेस। और जब भी एक्सपेंसेस नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। सर कौन से वाले टैक्सेस की बात कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। यदि इनकम टैक्स की बात कर रहे हो तो भैया इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो इनकम निकाल रहा हूं, तो जो आपका इनकम टैक्स है उसका जो भी इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी, तीनों ही क्या है, डिसअलाउड है। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, GST है,
है बेटा? तो जो भी आप जीएसटी पे करते हो, मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है, जैसे मेरी बात मान, मैं हूं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो तुम बच्चों से फीस आती है, तो फीस कितनी आई? 26,000, 18% तो मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देता हूँ, तो भैया मेरी 26,000 रुपए की इनकम थोड़ी है, प्रैक्टिकली बात करो, तो 26,000 में से 18% तो गवर्नमेंट को ही चले जाता है, तो मेरी जो रेवेन्यू है वो 20,000 रुपए। तो समझ, जितना भी मैं इंडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा हूँ उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो इंडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, और जीएसटी यदि मैंने लेट पे किया तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोला, समझ में आया? आज मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ इनकम टैक्स के लिए, तो जो भी मेरा इनकम टैक्स बनता है, जो भी मेरा इंटरेस्ट और पेनल्टी बनता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरा जीएसटी है, मैं जो बिजनेस करता हूँ, कोचिंग का बिजनेस करता हूँ, तो कोचिंग के बिजनेस के अंदर 26,000 रुपए की फीस आई फॉर एग्जांपल सेकंड मॉड्यूल की, तो 26,000 मेरी रियल में रिवेन्यू थोड़ी है, क्योंकि 26,000 में से मोटा मोटा ऊपर से क्या जाएगा मेरा? 18% जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा, तो जो 18% जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को पे किया, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 18% मेरी जेब में थोड़ी आ रहा है। हेलो, मैंने पहले ही बोला तुम्हारे पापा होते तो उनको जल्दी समझ में आता, वो पहले बोलते हाँ मिलना ही चाहिए, मेरी जेब में थोड़ी आ रहा है। आज समझ में आया कि नहीं आया? भैया मेरी इनकम थोड़ी है। तो जनरली बहुत दुकानदार तो क्या करते हैं, जीएसटी अलग से लिखते हैं, और फिर आप बोलो भैया आपने 100 रुपए तो बोला था, ऊपर देख लिखा हुआ है जीएसटी एक्स्ट्रा, और दो मोदी जी को बोल, भैया मैं तो 100 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरी जेब में कुछ नहीं आएगा, आप मुझे पे करो, मैं तो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को 100 रुपए चाहिए, तो भैया जीएसटी का मैं क्या करूं? तो भैया ठीक है, हमने आपको अलग से नहीं बता रखा, लेकिन जो 26 में जीएसटी 18% इंक्लूड है, मेरे पास तो 20,000 रुपये तो आया, कैसा नो? तो डिडक्शन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जितना भी जीएसटी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, लेकिन यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे होना चाहिए। और कब तक पे होना चाहिए? आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक। आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक यदि आप पे करते हो तो जिस प्रीवियस ईयर का ही आपका जीएसटी और इंटरेस्ट है उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, और जब आप फ्यूचर में पे करोगे, यदि अभी डिडक्शन नहीं मिला तो जब आप फ्यूचर में पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिल जाएगा। दो बात, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक 43 क्या बोलता है, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक आपको पे करना पड़ेगा, तब तो सेम ईयर में मिल जाएगा। और यदि अभी आपने पे नहीं किया आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक भी, तो जब भी फ्यूचर में पे करोगे उस समय आपको डिडक्शन मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। 43 भी अपन ने पढ़ा नहीं है, ये वापस रिपीट, ये वापस से रिपीट होगा, जितने ही पॉइंट अपन ने पढ़े ना, जहां जहां 43 भी आया है, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज, याद आ रहा होगा, तो अपन ने 5-6 पॉइंट पढ़ रखे जहां जहां 43 भी लिंक है, ये सारे पॉइंट वापस से बताऊंगा मैं, तब आप ढूंढना 36 में क्या लिखा हुआ था और 37 में क्या लिखा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये पॉइंट तो वापस से आएगा 43 भी वाला, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ में आ गया, क्या आ गया? इनकम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं मिलेगा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आपके, तो जीएसटी और या कस्टम ड्यूटी एक ही बात, ये आपने इंपोर्ट किया तो क्या इंपोर्ट ड्यूटी, तो जो भी आपकी कस्टम ड्यूटी है, जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है, जो भी आपका जीएसटी है, उसका जो भी टैक्स है और जो भी इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेनल्टी और बीच ऑफ लॉ, यदि आपने कोई भी लॉ के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन किया, यदि आपने कोई भी लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन किया, उसके लिए जो पेनल्टी इंपोज की जा रही है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को यदि बीच किया, दोनों में डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है टर्म्स एंड कंडीशन, तो यदि टर्म्स एंड कंडीशन को बीच करने पर यदि आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है वो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लॉ के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करने पर बेटा, मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना था 15 दिन में, 15 दिन में डिलीवर नहीं किया तो मेरे को 200 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ गई, तो दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपने क्या किया, ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर दिया, जो भी लॉ के प्रोविजंस है, तो लॉ के प्रोविजंस की वजह से आपके ऊपर यदि कोई पेनल्टी इंपोज हो रही है तो वो पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब मेडिकल मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, पता है सबको, और मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनीज होती है वो डॉक्टर को बहुत पैसा देती है इनडायरेक्टली, मतलब उनको क्या करना पड़ता है, गिफ्ट्स देने पड़ते हैं भैया, क्योंकि आपको पता है
आप बोल रहे मार्केट में जाते भी होंगे तो कुछ डॉक्टर करते भी ऐसा, उन्होंने दवाई लिखी, नहीं तुम्हारे यहाँ पे कोई डॉक्टर हो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, डॉक्टर भगवान का रूप है, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही सबको पता है, डॉक्टर के पास बहुत जाते हैं। तो आपने कभी भी दवाई लिखी हो, मतलब डॉक्टर से दवाई लिखी होगी तो डॉक्टर बोलता है भैया राइट 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 देन राइट लास्ट में लेफ्ट, वहां पे दवाई मिल जाएगी। फिर आप पूछते भी हो भैया मैं अपने बाजू वाले से ले लूं, समझ नहीं आता तेरे को, बोला ना तेरे को वहां से लेके आनी है, फिर आपस से बोलते वहीं से ले लूं, वहां क्या, बड़ा गुस्सा आता है डॉक्टर को। कोई डॉक्टर हो तो बहुत अच्छे लोग ही डॉक्टर, पहले बता रहा हूं मैं, देखिए ऐसा हुआ होगा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्यों वहीं से करूं, बिना मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा, भैया वो मेरे बगल में रास्ते में आएगा, मेडिकल शॉप बगल में आएगी, मेडिकल शॉप के साथ आपका कोई कनेक्शन भी है, कुछ भी रीजन है, वहीं पे जाऊं, व्हाट इज नॉनसेंस, आपको दिखा दी वही बड़ी बात होगी, डॉक्टर की कमी थोड़ी है भैया। ठीक है, क्या क्या चाह रहा हूं, मुद्दे की बात क्या है समझ में आ गया। डॉक्टर की सेटिंग होती है मेडिसिन वाली कंपनी के साथ, वो पर्टिकुलर मेडिसिन कंपनी, और बहुत बार आपने देखा होगा कुछ जो अपोलो वाले होते हैं जिनका कोई टाइप ज्यादा नहीं होता तो वो लोग बोलते भी भैया ये दवाई ले लो, वो सेम ही है, सिर्फ नाम अलग है, सिर्फ कंपनी का नाम अलग है, बाकी काम दोनों सेम करती है, ब्रांडिंग अलग है, बाकी एक ही है, आप चाहो तो ये भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बोल रहा आपने ऐसा किया भी हो, मेडिसिन मेडिसिन होती है, यही डॉक्टर बोलता नहीं जो मैंने बोला यही, तो डॉक्टर बहुत रिजिड हो जाते हैं, क्यों समझ नहीं आता, आप बोलते दूसरी कंपनी ले लो, फिर मेरे को दिखाया क्यों तूने, क्योंकि मैं ऐसा बहुत करता हूँ, तो मैंने बहुत सुना है, मुझे बहुत डांट पड़ी डॉक्टर से, आप किसी और कंपनी की बात करो तो समझ नहीं आता, उसी कंपनी की लेनी है, फिर मेरे को दिखाता क्यों है। अब आपको समझ में आ गया होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनको बहुत सारे कमीशन बेनिफिट्स दे रखे होते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको बहुत ज्यादा बेचना है, और वही आपने क्या कर रखा हो, मेडिकल शॉप में रखा होता है, जो भी उनका रीजन होता है। तो यहाँ पे मैं किसके एंगल से बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी के एंगल से। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर को ये जो भी देती है अपनी मेडिसिन प्रमोट करने के लिए, ये सब गलत है, ये सब गलत है, होता सब है, मार्केट में सारी कंपनीज करती है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, यदि उनका जाने का टाइम होता है तो 4-5 एजेंट बाहर खड़े रहते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आए होते हैं और मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए आते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डॉक्टर्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने डॉक्टर्स को जो भी बेनिफिट्स देती है उन बेनिफिट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर उनके एम्प्लॉइज नहीं है भैया, आप एम्प्लॉइज पे खर्चा करो, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो आपके एम्प्लॉइज हैं आप उनको बेनिफिट दो ना, वो चलेगा, डॉक्टर आर नॉट एम्प्लॉय, डॉक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉय। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो डॉक्टर्स को जो भी फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है उनका डिडक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सब गलत माना जाता है, ये इलीगल एक्सपेंसेस। नहीं आया समझ में बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यदि आपने कोई भी लोन लिया है बिजनेस के पर्पज के लिए तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए, हो सकता है बड़ा कोई गरीब इंसान हो या गरीब इंसान नहीं हो, पैसा बहुत कमाता हो, टैक्स भी बनता हो, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा रात में दारू में निकाल देता है, किसमें, दारू पी खत्म, पैसा ही नहीं है उसके पास, तो उसने क्या किया, लोन ले लिया। तो यदि इनकम टैक्स को पे करने के लिए आप लोन लेते हो, लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली दैट इज कनेक्टेड विद इनकम टैक्स। लेकिन आपने बिजनेस के पर्पज के लिए जो आपने लोन लिया तो लोन के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसका रिडक्शन मिलेगा, वो मना नहीं। Premium paid by the firm on the keyman insurance policy of a partner allowed as deduction, allowed as deduction। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन?
Yes, everyone. Come to the case number 2. Examine whether the following expenses incurred by the Miss Priyanka, a dealer in securities, will be allowable. पहला point number A, expenses on CSR activities, deduction मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Setting up a cold chain facility for specified products. जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही. ये कौन सा पॉइंट है? 35AD, कोल्ड चेन फैसिलिटी. ये कैपिटल एक्सपेंस है, पूरा कोल्ड चेन फैसिलिटी आपने सेटअप किया तो 35AD के अंदर 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा. नहीं आया समझ में? पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू मिस्टर श्याम Indian rupees 1 lakh on which no TDS was affected. Her sales for the previous year was Indian rupees 5 crore. दो मिनट रुक जाओ, वापस से आऊंगा. अभी अपना सेक्शन 40 नहीं पढ़ा अपन. ये सेक्शन 40 पे बेस्ड है. सेक्शन 40 क्लोज ए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. अभी तो बताया मैंने, ऊपर लिख ना 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 बेटा, यहाँ पे एज्यूम नहीं करना, क्योंकि क्या रीजन है. इसे एक आदत डालो, क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ना है. क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डीलर सिक्योरिटीज में डील करता है, तो सिक्योरिटीज में डील करता है तो उसके लिए SIT है. तो जो भी सिक्योरिटीज पे, जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा. अलाउ. Question number 22, homework. Question number 22, homework. Yes, now we come to the section 40. ये important है, ये important है. किसी भी एक्सपेंसेस में ये पॉइंट ऐड हो जाता है. अभी अपन नॉर्मल इंटरेस्ट और लोन की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने सेक्शन 40 घुसा दिया बाय द वे ऑफ TDS. तो सेक्शन 40 जनरल पॉइंट है. सेक्शन 40 जनरल पॉइंट है. तो सेक्शन 40 अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टिबल. तो यदि कोई भी अमाउंट यदि आप पे करते हो तो कुछ अमाउंट का आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके साथ कुछ रिक्वायरमेंट है. क्या है? सेक्शन 40 क्लोज ए, सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 1, पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट. किसको पेमेंट किया आपने? और आप पेमेंट किस बात का देते? आपने कोई भी गुड्स परचेज किया हो, कोई भी सर्विसेज आपने अवेल्ड की हो, कोई भी रीजन हो, तो यदि किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, यदि कोई भी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को यदि आप कोई भी अमाउंट यदि पे करते हो और यदि आपने TDS प्रीवियस ईयर में काटा नहीं या TDS प्रीवियस ईयर में काट लिया लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी ITR तक यदि आपने जमा नहीं कराया, तो देन 100% डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा इन द करंट प्रीवियस ईयर. ये पर्सन कोई भी हो सकता है. ये जो पर्सन है इसको अमाउंट पे की जा रही है, ये कौन होना चाहिए? या तो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी. तो यदि कोई भी पर्सन यदि कोई पेमेंट दे रहा है, तो जो पर्सन पेमेंट देता है उसके लिए वो क्या होता है? खर्चा. तो डिपार्टमेंट ये बोलता है कि यदि आपने कोई अमाउंट पे किया किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, जिसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है, क्या करना है? क्या करना है बेटा? तो TDS क्या फुल फॉर्म है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो यदि कोई भी पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को यदि कोई पेमेंट देता है, उस पेमेंट पर आपको TDS टैक्स काटना था. तो इस पर्सन ने दो काम किया, तो TDS काटा ही नहीं या TDS
डिडक्ट ही नहीं किया, या टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर, क्या बेटा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो देन ये जितना भी पेमेंट है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 100% डिडक्शन डिस अलाउड हो जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर में पे करोगे उस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझो, अपना प्रीवियस ईयर है 25-26, दैट इज फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026। तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को किसी नॉन रेजिडेंट को फॉरेन कंपनी को 4 लाख रुपए का पेमेंट देना है, और ये 4 लाख रुपए के पेमेंट पर क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। क्या करना है, तो या तो आपने प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, या प्रीवियस ईयर में टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया लेकिन जो आईटीआर फाइल करनी होती है तो प्रीवियस ईयर के बाद ही आप आईटीआर फाइल करोगे, या तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। तो जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर है तब तक भी यदि आपने जमा करा दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, और यदि आपने प्रीवियस ईयर में या तो डिडक्ट किया नहीं या आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया तो देन 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा, 1 रुपए का भी डिडक्शन अभी नहीं मिलेगा। कौन से प्रीवियस ईयर में, 25-26 में। फिर कब मिलेगा, फ्यूचर में जब भी आप पे करोगे, क्या पे करोगे, टीडीएस। तो जब भी आप टीडीएस जमा कराओगे तो उस ईयर के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा जिस ईयर में आप टीडीएस डिपॉजिट करवाओगे। समझ में आ गई बात एवरीवन? मतलब ये हुआ कि ये पर्सन है, उसने नॉन रेजिडेंट को 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। तो भैया आपने जो 4 लाख रुपए का पेमेंट दिया तो आपको करना क्या था, 4 लाख रुपए में फॉर एग्जांपल 10% का टीडीएस था, तो आपको 3,60,000 जमा कराने थे और 40,000 का टीडीएस रोक के काट के गवर्नमेंट को जमा कराना था। तो या तो आपने टीडीएस काटा नहीं या टीडीएस काट लिया तो आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, और गवर्नमेंट को पे करने की जो ड्यू डेट है वो क्या है, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक। तो उस केस में क्या होगा, डिडक्शन इस ईयर में नहीं मिलेगा, डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में टीडीएस आप गवर्नमेंट को जमा करवाते। सेक्शन 40 क्लोज ए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तो यही बिजनेसमैन के लिए चेक है, उनका जो टैक्स वाली टीम होगी वो यही बोलेगी भैया रुको रुको रुको, कर क्या रहे हो आप, यदि किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पे करोगे तो पेमेंट डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर्ली बताया जाएगा, जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा पेमेंट डिपार्टमेंट को बताएगा। क्या बताएगा, जब भी किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को या पे करते हो तो टीडीएस काटना जरूरी है, और फिर टीडीएस काट के डिपार्टमेंट को जमा भी कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, जो 4 लाख रुपए का खर्चा पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा 4 लाख का। समझ में आई बात? तो बिना मतलब कि अभी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी और टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब आपकी जेब से 4 लाख का खर्चा हो गया लेकिन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको डिसअलाउ। आप बोलोगे भैया मैंने 4 लाख रुपए पे किया ना नॉन रेजिडेंट को, टीडीएस क्यों नहीं काटा? तो गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है एक तरीके से बिजनेसमैन को, और इसका लॉजिक क्या है, इस बहाने नॉन रेजिडेंट का टीडीएस कट जाता है, तो नॉन रेजिडेंट को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया इसका मतलब वो डिपार्टमेंट की नजरों में आ गया। क्या हुआ, डिपार्टमेंट की नजरों में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को यदि कोई अमाउंट पे करते हो तो अमाउंट पे करते टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप पे कर रहे हैं। टीडीएस यदि आपने डिडक्ट कर भी लिया हो तब भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, टीडीएस भी डिडक्ट करना है और टीडीएस काट के आपको क्या करना है,
गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करना है, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट सेम ईयर में भी कर सकते हो, सेम ईयर में नहीं कर पाओ तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक भी आप कर दोगे तो सेम प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा 100%, अदरवाइज 100% डिडक्शन क्या हो जाएगा, डिस अलाउड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, यहाँ पे किसकी बात थी? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के केस में 100% एक्सपेंसेस आपका क्या होता है, डिसअलाउड हो जाता है यदि आपने टीडीएस काटा नहीं, या टीडीएस काटा तो आपने आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया। यदि कोई पर्सन है वो फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट देने वाला है, किसको पेमेंट देने वाला है? जिसको पेमेंट देने वाला है वो रेजिडेंट है, और टीडीएस टू बी डिडक्टेड। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर टीडीएस टू बी डिडक्टेड का मतलब क्या होता है, टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो उस पेमेंट के ऊपर, क्योंकि टीडीएस वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है कि बहुत सारे पेमेंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, रेंट के ऊपर भी करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी करना पड़ता है, तो बहुत सारे अमाउंट है जहाँ पे टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ता है। तो यदि कोई पर्सन किसी रेजिडेंट को यदि कोई पेमेंट करता है, क्या कर रहा है बेटा, तो जब भी आप अमाउंट पे करोगे तो पेमेंट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यदि ये पर्सन या तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करा प्रीवियस ईयर में, या इस पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट तो प्रीवियस ईयर में कर लिया लेकिन नॉट डिपॉजिटेड, कब तक, अप टू ड्यू डेट, कौन सी ड्यू डेट, ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर, तो भी क्या होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 100% डिसअलाउड नहीं होगा, यहाँ पे कितना डिसअलाउड होगा, कितना डिसअलाउड होगा, इस वाले 70% का डिडक्शन अभी मिल जाएगा और 30% अभी डिसअलाउड हो जाएगा, और जो 30% अभी डिसअलाउड होगा उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में टीडीएस आप डिपॉजिट कर दोगे। आई थिंक समझ में आ गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, ये किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाता है बेटा, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस भरे। तो फॉर एग्जांपल कोई भी पेमेंट यदि आप दे रहे हो, उन पेमेंट के ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 2 पॉइंट। यदि पेमेंट नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को यदि दे रहा हूं, परदेसी है रे तू, परदेसी परदेसी कहां से देगा टैक्स? यदि आप समझो किसी जापान की कंपनी को यदि आप पेमेंट दे दो और टीडीएस काटा ही नहीं आपने, तो भैया तुम्हें डिडक्शन दे दे और वो टैक्स ना पे करे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हम बोलते ना 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 ना, परदेसी को नहीं पकड़ सकते, डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल में नहीं आता, अरविंद केजरीवाल आगे। इंडिया में तो चलती है ना, इंडिया के बाहर थोड़ी चलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आपको याद करने के पीछे कोई ना कोई पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होंगे बेटा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग गया होगा सर प्रोविजन खत्म ही नहीं हो रहे। अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा इतनी सारी एक्टिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि प्रोविजंस अनलिमिटेड है। तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी डालूंगी, यदि नॉन रेजिडेंट बाहर का बंदा है भैया तो 100% डिसअलाउड होगा। तो यदि किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को यदि आप पे करते हो और पेमेंट के टाइम टीडीएस काटना था और टीडीएस काटा नहीं या टीडीएस काट लिया, तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा अभी। तो फिलहाल जब डिपॉजिट होगा उस प्रीवियस ईयर के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी रेजिडेंट को, क्या रेजिडेंट तो अपना ही है, कभी भी पकड़ लेंगे, तो उसके लिए 100% डिसअलाउ नहीं करते। तो यदि किसी रेजिडेंट को यदि आपने अमाउंट पे किया और पेमेंट के टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया, लेकिन आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया, तो अभी सिर्फ 30% डिसअलाउ किया जाएगा, 70% का रिडक्शन दे देंगे, और जो अभी 30% डिसअलाउ किया है उसका भी रिडक्शन दे देंगे उस प्रीवियस ईयर में जब आप टीडीएस डिपॉजिट कर दोगे।
कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक्सेप्शन। ये दोनों के लिए एक्सेप्शन। 2 पॉइंट पढ़े ना पन्ने में, दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। पहला पॉइंट नॉन रेजिडेंट के लिए बोलता है, दूसरा पॉइंट रेजिडेंट के लिए बोलता है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये टीडीएस की रिक्वायरमेंट क्यों बनी हुई है? जिससे कि एक्चुअली जो टैक्स बनता है वो पेयर का नहीं बनता, पेई का बनता है। ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? टैक्स किसका बनता है? पेयर का या पेई का? पेयर के लिए जो खर्चा है, इनकम किसकी है? पेई की। लेकिन क्या पता पेई टैक्स ना दे तो हम क्या करते हो? पेयर, यदि ये अमाउंट यदि आप पे करोगे तो पहले ही पेई का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दो कुछ परसेंटेज। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। टीडीएस किसको काटना होता है? जो पेयर अमाउंट पे करता है। तो ये पेयर को जो अमाउंट पे करना था, तो इसने कोई अमाउंट पे किया या क्रेडिट किया, तो इसको क्या करना था? टीडीएस डिडक्ट करना था। क्या करना था? टीडीएस टू बी डिडक्टेड। लेकिन इस बेवकूफ ने क्या किया? टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, ये भूल गया। क्या हुआ? पेई को तो पता था, पेई बहुत ईमानदार था, पेई को पता है भैया पेयर ने टीडीएस काटा हो या नहीं काटा हो, लेकिन इनकम तो, बोलो, इनकम तो मेरी है। तो पेई ने क्या किया? ये जो भी अमाउंट आया, इस अमाउंट को इनकम में इंक्लूड करके टैक्स पे कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है पेयर जी ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा? कि जब पेई टैक्स पे करता है तो ये माना जाएगा कि पेयर ने भी अपना टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, तो इसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है और पूरा लॉजिकल कंसेप्ट है। गवर्नमेंट की मेन थीम क्या थी? गवर्नमेंट ने टीडीएस का कंसेप्ट क्यों बनाया? गवर्नमेंट बोलता है भैया हमें पेयर से टैक्स नहीं लेना, हमें पेई से टैक्स लेना है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी पेयर के ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर, जिससे कि आप जब अमाउंट पे करो पहले टैक्स काट लो, जिससे कि पेई उसे अपनी इनकम में इंक्लूड करके टैक्स पे कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ? पेयर को टीडीएस काटना था, पेयर को टीडीएस काटना था, उसने टीडीएस काटा नहीं, लेकिन पेई ने क्या किया? उस इनकम पर टैक्स वैसे ही पे कर दिया, खुद नहीं पे कर दिया आगे से। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया ना, वो गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया ना। तो ये पेयर आके बोलता भैया मैंने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन पेई जी ने आपका टैक्स पे कर दिया है ना, मैंने जो अमाउंट पे किया है, मैंने जो अमाउंट पे किया है उसका डिडक्शन मेरे को दे दो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? तुमने टीडीएस तो नहीं काटा, लेकिन पेई जी ने टैक्स दे दिया है। नहीं आया समझ में? मेन नीड फुलफिल। मेन क्या था? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। तो जो भी पेयर के द्वारा पेई को अमाउंट पे की जा रही है, पेयर के द्वारा पेई को जो अमाउंट पे की जा रही है, इस अमाउंट पर पेयर को टैक्स काटना था, टीडीएस काटना था। नालायक ने टीडीएस काटा नहीं, लेकिन क्या हुआ? पेई ने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके टैक्स पे कर दिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका है। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है पेयर, आपको डिडक्शन फिर भी मिल जाएगा। ये एक तरह की एक्सेप्शन है जो अपन ने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा है कि बिना टीडीएस काटे, बिना जमा कराए पेयर को कभी डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये उसका एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन किसके भी आप पर है? पेई के भी आप पर है। किसके भी आप पर? क्या लिखा हुआ बेटा? इफ एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू पेई, जो मैंने बताया ना, पेयर ने अमाउंट पे कर दिया पेई को विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टीडीएस काटा ही नहीं। टीडीएस काटना था लेकिन टीडीएस काटा ही नहीं। लेकिन पेई क्या करता है? पेई बहुत ईमानदार था,
तो पेई ने क्या किया, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर उस इनकम को इंक्लूड कर लिया, इनकम को इंक्लूड करके उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। और पेयर, पेयर क्या करेगा, ये सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट कि पेई ने टैक्स पे कर दिया है, तो पेई ने जो टैक्स पे कर दिया उसका सर्टिफिकेट जब गवर्नमेंट को दिखाएगा तो उसके आधार पे क्या होगा, पेयर को बिना टीडीएस काटे भी जो अमाउंट पे किया गया उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लास्ट बेंच बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, कुछ समझ में आया बेटा? इधर प्यारी बच्ची लेफ्ट हैंड साइड, कुछ समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया मुझे समझाओ। बोल दिया, वर्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। इधर आगे वाली प्यारी बच्ची तेज बोलना। नॉर्मल कंसेप्ट है कि यदि पेयर पेई को कोई भी अमाउंट यदि पे करता है, पेई यदि नॉन रेजिडेंट हुआ तो 100% डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा, और यदि रेजिडेंट हुआ तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा यदि टीडीएस काटा नहीं हो, या टीडीएस काटा हो तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा नहीं किया हो। तो ये उस कंसेप्ट की एक्सेप्शन है कि पेयर ने टीडीएस काटा ही नहीं, लेकिन पेई उस अमाउंट के ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके अपनी इनकम के अंदर इंक्लूड करके टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है, और पेयर ये सर्टिफिकेट कि पेई ने टैक्स पे कर दिया है यदि वो डिपार्टमेंट को दिखाता है तो उसके आधार पे क्या होगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आगे बेटा? कितने पॉइंट हुए अपने? सेक्शन 40 क्लोज ए का पहला पॉइंट, सेक्शन 40 क्लोज ए का फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 40 क्लोज ए का सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था आपका नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी वाला, सेकंड पॉइंट था आपका रेजिडेंट वाला। थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट आप बोल सकते हो, लेकिन इसको अलग से कवर किया गया है, किसको, सैलरी को। क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा अंतर है, यदि ये पॉइंट नहीं होता तो ये इनडायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 में ही कवर हो जाता, लेकिन इन्होंने सैलरी अलग कर दी। आप नॉन रेजिडेंट को सैलरी दे रहे हो तो पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 3। यदि नॉन रेजिडेंट को सैलरी दे रहे हो तो पॉइंट नंबर 3, और सैलरी के अलावा कोई और अमाउंट पे कर रहे हो तो 1। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे यदि आप किसी नॉन रेजिडेंट को या इंडिया के बाहर, यदि इंडिया के बाहर या नॉन रेजिडेंट को यदि कोई भी सैलरी यदि पे की जाती है तो या तो आपने टीडीएस प्रीवियस ईयर में काटा ही नहीं, या टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को नहीं पे किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप टू ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट। अभी तक क्या लाइन थी, यस, पॉइंट टू बी नोटेड। और यही आके गलती होती है, इसको बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखना, जिससे कि नींदों में भी दिख जाए कि ये पॉइंट अलग है। क्योंकि अभी तक अपन कैसे पढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करना आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक, यदि आप फॉर एग्जांपल रेजिडेंट को भी पे करने हो तो टीडीएस काट लो कब तक, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक। लेकिन ये पॉइंट आपका अलग से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। या तो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो आपको कब तक पे करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट नहीं, क्योंकि टीडीएस एवरी मंथ डिडक्ट करना पड़ता है। मंथ एंड होने के 7 तारीख जो भी इनका डेट होता है तब तक आपको डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, आईटीआर नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, टीडीएस पेमेंट की जो भी ड्यू डेट है तब तक आपने गवर्नमेंट को नहीं पे किया, तो क्या होगा बेटा, डिस अलाउड, और फ्यूचर में कभी मिलेगा भी नहीं। और फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा भी नहीं यदि आप पे भी कर दोगे तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं।
बिजनेसमैन के लिए कि यदि आप कोई भी सैलरी यदि पे कर रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि आप कोई भी सैलरी यदि किसी नॉन रेजिडेंट को पे करते हो, या सैलरी यदि इंडिया के बाहर यदि पेएबल है, सैलरी इंडिया के बाहर पेएबल है, या सैलरी नॉन रेजिडेंट को पे की जानी है, सैलरी नॉन रेजिडेंट को पे की जानी है, सैलरी इंडिया के बाहर यदि पेएबल है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीडीएस डिडक्ट कर लो और डिडक्ट करके पे कर दो, डिपॉजिट कर दो टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट तक, तब तो आपको डिडक्शन पूरा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 क्लोज ए, सेक्शन 40 क्लोज ए, फोर्थ पॉइंट भी दे रखा है बट रीड कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज 5, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। यदि एम्प्लॉयर कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट यदि एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड करता है, तो उसका टैक्स पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की है, लेकिन एम्प्लॉय की जगह यदि एम्प्लॉयर यदि पे कर देता है, तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय के एंड में को क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। आई रिपीट, क्वेश्चन के पॉइंट से बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 वो क्या कहता है, एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दी, तो जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दी है उनका डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉय की, लेकिन वो टैक्स यदि एम्प्लॉयर यदि पे करता है, तो देन डिडक्शन टैक्स का एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा, टैक्स का। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो है उसका डिडक्शन के लिए मना नहीं किया जा रहा है, तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे जो भी टैक्स यदि एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर को यदि पे किया जाता है, तो देन उस टैक्स का डिडक्शन एम्प्लॉयर को नहीं मिलने वाला। राइट एवरीवन? क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि एम्प्लॉय के ऊपर तो आप टैक्स लगा नहीं रहे, क्योंकि एम्प्लॉय का टैक्स क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो जब एम्प्लॉय का टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो टैक्स जब एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये एक तरह का टैक्स है, और टैक्स का डिडक्शन कभी भी नहीं मिलता। क्लियर? किसकी बात की मैंने, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे जो भी टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एम्प्लॉयर ने यदि पे कर दिया तो इसका डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला एम्प्लॉयर को। आगे कंटिन्यू करूं? एक मिनट, यस। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन बेटा, सेक्शन 40 सेक्शन 40 ए सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी किसी भी क्वेश्चन में टपक जाता है, ये भी किसी भी क्वेश्चन में टपक जाता है। एक कॉमन सेंस है, बहुत इजी है। देखो, ये बिजनेसमैन है, ठीक है बेटा, तो बिजनेसमैन को क्या है, अपनी इनकम कम करनी है, तो खर्चे दिखा सकता है, जेन्युइन भी हो सकते हैं, फर्जी भी हो सकते हैं। तो आपको डाउट कैसे आएगा कि वो फर्जी है, यस, यदि कोई कनेक्टेड पर्सन हुआ, और कनेक्टेड पर्सन को आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव्स, स्पेसिफाइड पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम क्या है, वंशिका,
फॉर एग्जाम्पल मेरे इंस्टीट्यूट की इनकम बहुत ज्यादा है, मुझे खर्चे दिखाने हैं, ये बच्ची है, 2.5 लाख रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ता इसको, 2.5 लाख कहां से आया, ओल्ड स्कीम, और न्यू में 12 लाख, और ओल्ड के अंदर 5 लाख बोल सकते हैं रिबेट की वजह से, रिबेट की वजह से ओल्ड के अंदर 5 लाख। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, सबको आना चाहिए क्योंकि टैक्स रेट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ओल्ड के अंदर 5 लाख और न्यू के अंदर 12 लाख तक की इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। तो मैंने बोला बेटा एक काम करता हूँ, तुम्हें सैलरी दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके अकाउंट में सैलरी मैंने 1 लाख रुपए महीने की जमा कराने लग गया। इतना ईजी है क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? मुझे नींद नहीं आएगी, इतना ईजी नहीं है। मैंने इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए और कल ही गायब हो जाए तो ये और समझ में आ रही है? करने वाले करते हैं भैया, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी अननोन के अकाउंट में आप 1 लाख रुपए जमा कराओगे और फिर उसको बोलेंगे दे दे वापस। इस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पता चला ये गुंडी है, फिर प्यारी सी बच्ची है अभी तो, ये पता थोड़ी चलता है क्लास के अंदर। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुद्दे की बात समझने वाली बात है क्या बेटा? मुद्दे की बात समझनी है आपको। यदि आपको ही पता है, यदि आप किसी को अमाउंट दे दो, सामने वाले की नियत नहीं है ना, इतना इजी नहीं है कि आप ऐसे पैसा ले आओ, इतना इजी नहीं है, नहीं है इजी। आप बोलते हो सर ऐसे कैसे, तो वो बोलते हैं आज कैसे, मैं भी तो हूं। समझ में आ रही है? और प्रैक्टिकल तो यहाँ पे रीजन ऑफ डाउट तभी आएगा जब घर की कहानी, घर की खेती हो, कनेक्टेड पर्सन हो, तुमने एक बार यूज किया कि कनेक्टेड हो, मतलब रिलेटिव्स हो, क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेसमैन है, तो इस बिजनेसमैन ने क्या किया, फॉर एग्जांपल स्पाउस, समझ में आया? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, समझ में आ रहा है? दद्दू, दादी, बेटू, बेटी, तो जो भी आपके लीनियर असेंडेंट है और लीनियर डिसेंडेंट है, इनको फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर रिटायर्ड हो गए गवर्नमेंट जॉब से, तो मैं उनकी कितनी इनकम दिखा सकता हूँ, 12 लाख रुपए। मम्मी हाउस वाइफ है तो मम्मी को खर्चा दिखा देता हूँ, कितना, 12 लाख रुपए। तो अब सिंपल सा पॉइंट ये आता है, गवर्नमेंट बोलती है भैया कि भैया आप 1 लाख रुपए की सैलरी अपनी मम्मी को देते हो, क्या काम दिखा रहे हो? मम्मी रिसेप्शन का काम करती है, ये काम करती है, तो भैया उसका सैलरी कितना होना चाहिए, 30,000, 20,000। तो जो भी अनरीजनेबल अमाउंट है, क्या बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कौन कर सकता है ऐसा? यदि इनकम टैक्स ऑफिसर की नॉलेज में नहीं आया तो पार्टी हो गई, और इनकम टैक्स ऑफिसर की नॉलेज में आया, और यदि आपने कोई भी पेमेंट, हेलो एवरीवन, यदि आपने कोई भी पेमेंट यदि किसको किया हो, स्पेसिफाइड पर्सन, और स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन हुए, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट को यदि आप कोई भी अमाउंट अनरीजनेबल देते हो, मार्केट वैल्यू से ज्यादा यदि आप पेमेंट देते हो, तो जितना आपने एक्सेस पेमेंट किया, पूरा नहीं, कितना पार्ट डिसअलाउड होगा, अनरीजनल पार्ट, कितना पार्ट डिसअलाउड होगा, एक्सेस अमाउंट जो आपने पे किया वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। और इसको कब अलाउ कर देंगे, इसको कब अलाउ करेंगे डिडक्शन? मुझे लगा कोई बोल देगा कि जब तक वो ITR फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा हो जाए, तो जमा वाला पॉइंट ही नहीं है, तो कभी अलाउड नहीं हो। अलाउड कैसे होगा, तब अनरीजनेबल तो अनरीजनेबल ही है ना, इस ईयर में, तो आगे का आगे देखेंगे। तो आपने यदि किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को यदि कोई अमाउंट पे किया, तो यदि वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो जितना पार्ट अनरीजनेबल है, जितना पार्ट अनरीजनेबल है, तो अनरीजनेबल एक्सेस अमाउंट क्या कर देगा, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिसअलाउ। ये क्वेश्चन में कैसे काम आता है, पीजीबीबी के क्वेश्चन में ऐसे काम आता है कि आज आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपने फलाना फलाना खर्चा किया, तो ये जो फलाना खर्चा किया, तो खर्चा किया आपने 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए को आपने पीएनएल के अंदर चार्ज कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है कि 8,000 रुपए का खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि वो एक्सेस पेमेंट है। तो आपको याद करना पड़ेगा 8,000 रुपए डिसअलाउड है, और डिसअलाउड मतलब उसको ऐड करना पड़ेगा यदि आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है। डिडक्शन उतने ही एक्सपेंसेस का मिलेगा जो रीजनेबल हो, अनरीजनेबल पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ दैट पेमेंट इज मेड टू स्पेसिफाइड
पर्सन। ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा यदि स्पेसिफाइड पर्सन को यदि आपने पे, किसको पे किया हो। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, payment made to a specified person, that is the relatives. If any payment or expenses made to a relative, then assessing officer disallow, कितना part disallow करेगा? Excessive या unreasonable amount. What is the meaning of specified person relative for? Section 40A subsection 2, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे? स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। एचयूएफ के केस में मेंबर एंड देयर रिलेटिव। फर्म और एलएलपी के केस में फर्म में कौन होते हैं? पार्टनर्स और उनके रिलेटिव्स। कंपनी के केस में कौन होते हैं? डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स। एओपी और बीआई में कौन होते हैं? मेंबर्स और मेंबर्स के रिलेटिव्स। यदि कोई पर्सन का दूसरे पर्सन में, क्या बेटा, यदि एक पर्सन का दूसरे पर्सन में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, एक का दूसरे में या दूसरे का एक में, तो ये क्या माने जाएंगे? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी के केस में 20% और मोर वोटिंग राइट्स, और पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के केस में कितना होता है? एओपी बीओई में 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये शायद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पहले भी यूज आया था, तो मैंने बताया था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है 20% के आधार पे। होल्डिंग कंपनी के दो बच्चे, कितने बच्चे? तो ये बच्चे भी आपस में क्या माने जाएंगे? भाई हो गए ना। देखो, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को बाप और बेटा हो गई, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी तो है ही, जो दो सब्सिडियरी कंपनीज हैं वो भी क्या मानी जाएगी? रिलेटिव मानी जाएगी। यहां तक समझ में आ गया बेटा? इसमें बहुत ज्यादा आपको जो याद रखना है, एक लाइन में याद रखना है। क्या याद रखना है? कि यदि आपने कोई भी एक्सपेंसेस या पेमेंट किया किसी स्पेसिफाइड पर्सन रिलेटिव को, तो जितना एक्सेस पेमेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए 40A सबसेक्शन 2 के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता। मेनली इंडिविजुअल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। ये भी छोटा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ के आज खत्म करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। अभी ये अलग अलग है बेटा। सेक्शन 40 क्लोज ए अलग था, 40 क्लोज ए था, और अभी जो अपन ने पढ़ा वो सेक्शन 40A, ए कैपिटल है, वो 40A का पार्ट है पूरा। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 था, और ये सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। ये जो शायद आपके लॉजिक में आ भी जाएगा, ये मैंने आपको असेट के लिए पढ़ाया था। किसके लिए पढ़ाया था? हेलो, डेप्रिसिएशन के टाइम 35 AD में भी पढ़ाया था कि यदि आप कोई भी असेट एक्वायर करते हो, याद आया? और यदि आपने असेट एक्वायर करने के लिए कोई एक्सपेंसेस अमाउंट पे किया टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे मोर देन ₹10,000 इन केस, वो केस पेमेंट इग्नोर, याद आया? तो वहां पे सिर्फ असेट के डेप्रिसिएशन के लिए था। ये नॉर्मल बिजनेस का भी रूल है। यदि आपने कभी बिजनेसमैन के साथ बैठे हो, घर में बातें सुनी हो, तो कभी किसी को पेमेंट देना होता है 10,000 से ज्यादा का नहीं दिखा सकते आप। आपने कोई परचेज की हो बेटा, क्या किया हो? आपने कुछ परचेज किया तो आपको कैश पेमेंट करना है, तो आप कैश पेमेंट कितना करो? 10,000 से ज्यादा का मत करो। टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, आज 8,000 दिया, कल 8,000 दिया, फिर परसों 8,000 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वर्ड है? सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे। केस पेमेंट 10,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10,000 से ऊपर का जितना भी आपका केस पेमेंट है, वो पूरा केस पेमेंट क्या हो जाएगा? इग्नोर। ये तो मुझे लगता है आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा,
क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन के टाइम भी याद किया था, 35 AD में भी पढ़ा था। ये नॉर्मल सारे एक्सपेंसेस के लिए याद रखना पड़ता है। गवर्नमेंट डीमोटिवेट करना चाहती है केस पेमेंट को। याद रहेगा सबको, क्वेश्चन में काम आएगा बेटा। क्योंकि क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया, आपने सिंगल पर्सन को सिंगल डे में डायरेक्टली 40,000 रुपए दे दिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा 40,000 क्या हो गए, डिसअलाउड। ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉर्मल एक्सपेंसेस से डिडक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आपने क्या लफड़ा कर दिया, केस पेमेंट कर दिया। यार 2,000 का किया होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आ गई बात? ध्यान रहेगा सबको क्वेश्चंस के अंदर। सेक्शन 48 सबसेक्शन 3, केस पेमेंट is more than ₹10,000 to a single person in a single day will be disallowed. Will be मैं एक ही बात को 3 बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको यही पूरा कंसेप्ट याद हो जाए, समझ में आ जाए। If any case payment is more than ₹10,000 to a single person in a single day, वो कंप्लीट केस पेमेंट, पूरा केस पेमेंट क्या हो जाएगा, disallowed. If assessee make the payment for any expenses to a single person, otherwise then account pay check और डिमांड ड्राफ्ट, और ऑनलाइन भी इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, ऑनलाइन इंक्लूड होता है। ऑनलाइन में क्या क्या आता है, RTGS, NEFT, IMPS, और वो क्या होता है UPI करो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंसेस के पार्ट होते हैं, तो वो सब इंक्लूड है, वो सब इंक्लूड है ऑनलाइन वाला पार्ट। तो अकाउंट पे चेक इंक्लूड है, डिमांड ड्राफ्ट इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, केस पेमेंट, केस बियरर चेक और क्रॉस चेक। एक थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, जनरली ये पता नहीं है सबको, आज थोड़ा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि यूज आएगा। चेक सबको पता है, तो केस मतलब केस होता है, ये तो आपको पता ही है। जो बियरर चेक होता है ये भी शायद सबको पता है, बियरर चेक आई थिंक, किसी को नहीं पता तो पूछ लो, आज जब मैं नॉलेज दे ही रहा हूं तो पूरी दे दूंगा आज। बियरर चेक पता है सबको, पता है, तो बियरर चेक इज नहीं पता, तो यदि चेक है उस चेक के ऊपर आपने क्या नहीं कर रखा, ना तो क्रॉस का साइन लगा रखा है, ना ही आपने अकाउंट पे ही चेक कर रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बियरर चेक। बियरर मतलब जिसके हाथ में वो चेक है वो मालिक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू केस। जैसे आज 500 का नोट है, मैंने उठा लिया तो किसका हुआ, कोई बोले मेरा है, क्या नाम लिखा हुआ है भाग्य से। यदि ये पैसा मेरी जेब में पड़ा है तो इसका मालिक मैं हूं, और बियरर चेक में भी यही होता है, जिसके पास चेक वही उसका मालिक। क्या कहना चाहो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे इन्होंने मना किया है केस पेमेंट से, बियरर चेक से मना किया है। थर्ड, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, ये चेक बना हुआ है, इस पे आपने क्रॉस चेक कर दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, इससे पहले क्लियर कर देता हूं, 1 मिनट। एक होता है अकाउंट पे ही चेक। तो अकाउंट पे ही चेक में क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, आज मैं नॉलेज दे रहा हूं तो ये नॉलेज बहुत लोगों को नहीं पता, सही बता रहा हूं मैं, आज मन किया तो बता रहा हूं क्योंकि आज जरूरत भी है। यस, अकाउंट पे ही चेक उसको बोला जाता है जहां पे क्लियरली क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिखा हुआ होगा। यदि सिर्फ आपने 2 लाइन क्रॉस कर दी वो अकाउंट पे ही चेक नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो ये भी अकाउंट पे ही चेक लगता था, ये अकाउंट पे ही चेक नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझाता हूं। यस, अकाउंट पे ही चेक में क्रॉस करके यदि आपने अकाउंट पे ही चेक लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ अकाउंट में ही जाएगा, और वो भी उस पर्सन की जिसका नाम लिखा हुआ है। क्रॉस चेक भी अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन आप एंडोर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेक मेरे पास आया, मैंने वंशिका को दे दिया, वंशिका ने किसी और को दे दिया, अपने बॉयफ्रेंड को, एग्जाम्पल दिल पे ना लेना। फिर उस बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को दे दिया, गर्लफ्रेंड ने पता नहीं किसको दे दिया। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुद्दे की बात समझ में आई कि क्रॉस चेक भी केस के इक्विवेलेंट माना जाता है। यहाँ पे 3 पॉइंट है,
केस पेमेंट, बियरर चेक और क्रॉस चेक में डिडक्शंस नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलेगा? जब अकाउंट पे ही चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, वो भी अकाउंट पे ही होना चाहिए, नाम वाला होना चाहिए, नेम में जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो वापस एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है प्रोविजन? यदि कोई भी असेसी यदि पेमेंट करता है कोई भी एक्सपेंसेस का टू एनी सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक और डिमांड ड्राफ्ट, इसका मतलब इन ए केस या क्रॉस चेक या बियरर चेक, तो देन 10,000 रुपीज से ज्यादा का सिंगल डे में किया तो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? पूरा नहीं हो पाएगा आज, लेकिन जितना होगा उतना मैं पढ़ा देता हूं। ये कल ही पढ़ेंगे, ये एक बार खत्म कर देते हैं तो साथ में कनेक्टेड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10,000 की लिमिट 35,000 हो जाएगी यदि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है? अपना माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है, और जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट वाले ही होते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली कोविड के बाद बहुत सिनेरियो चेंज हो गया, प्रोविजन बहुत पहले के बने थे। आजकल तो कोई वाला भी यूपीआई करो, मतलब 10 रुपये किसी को 2 रुपये भी देने हो पेटीएम, और वो ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि 2 रुपये जेब में होते ही नहीं है। लेकिन यदि मैं कोविड से पहले की बात करूं तो भैया इतना ऑनलाइन नहीं था, और ये प्रोविजन अभी ऐसे अमेंड नहीं हुए अभी। तो भैया जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले बहुत लोग भैया पैसा दो उड़ाएंगे, ये ऑनलाइन समझ में नहीं आता उनको ज्यादा। तो जो 10,000 की जो लिमिट है वो ट्रांसपोर्टर वालों के लिए कितनी कर रखी है? यदि ट्रांसपोर्टर वालों को यदि पेमेंट करना है 10,000 की जगह 35,000 रुपीज की लिमिट कंसिडर की जाएगी। तो मतलब ट्रांसपोर्टर को सिंगल डे सिंगल पर्सन को यदि आपने 35,000 से ज्यादा का दिया तब डिसअलाउड होगा, और ट्रांसपोर्टर के अलावा 10,000 की लिमिट। कितने की लिमिट? इफ एक्सपेंसेस पेड बाय द क्रॉस चेक देन आल्सो डिडक्शन नॉट अलाउड। ये मैंने आपको बता ही दिया। मैंने आपको बोला 3 चीजें इंक्लूड है, कौन कौन सी? केस, बियरर चेक और क्रॉस चेक। डिडक्शन नहीं मिलता। डिडक्शन तभी मिलेगा जब अकाउंट पे ही चेक होगा। डिडक्शन तभी मिलेगा जब अकाउंट पे ही चेक होगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? बाकी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट हो भी नहीं सकता, अपना टाइम हो गया है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।